जी, पर्यावरण अध्ययन बीए प्रोग्राम का हम पढ़ रहे हैं, बीए और बीकॉम दोनों का ये है विषय पर्यावरण अध्ययन। हम इसका आज दूसरी क्लास जो हम देख रहे हैं, वन संसाधन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे वन अवरूपण और कारण और परिणाम। पूजा जी इनको रीड कीजिए। जैसे वन अपरूपण का आशय स्थानीय वनों का स्थायी रूप से सफाया करना अथवा उन्हें नष्ट करने से है। ये आकलन किया गया है कि वर्तमान में स्थानीय वनाच्छादन पृथ्वी की भूसतह का लगभग 31% भाग बनता है। वर्ल्ड रिसोर्स इंटरव्यूज विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार वन अपरूपण को भूमि उपयोग समस्या की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक माना जाता है। दूसरी प्रमुख सरोकार वन अपरूपण के होने की दर का है। वर्तमान में 1.2 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र का वार्षिक रूप से सफाया किया जाता है। इस वन अपरूपण का लगभग अधिकांश भाग आर्द्र वनों और खुले उष्णकटिबंधीय जंगलों में होता है। यह पूर्वानुमान किया गया है कि यदि इसी दर से वन अपरूपण होता रहा तो वर्ष 2050 तक अमेज़न और जायरे बेसिन और कुछ संरक्षित वनों और अभयारण्यों पार्क के संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन लुप्त हो सकते हैं। भारत में वनाच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% है, लेकिन ये आकलन किया गया है कि देश की पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 33% वनाच्छादन की जी, आवश्यकता बहुत है। बढ़िया। ठीक है, अभी जैसे इन्होंने पढ़ा कि वन अपूर्वण का मतलब होता है वन की सफाई करना, काट के अलग, मतलब जो वन थे ना, वन से जो घिरे हुए जो हमारी धरती थी, वो जो वन से ढकी हुई थी पूरी, हमारा अभी भारत में 24% है। हमें रिक्वायरमेंट है 33% की, जिसमें भारत के जीव जंतु, बहुत सारे जंगलों में रहने वाले और बहुत से उस पे निर्भर हैं। हमारे आदिवासी हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल किससे होती है, वनों से होती है। जैसे हमें लकड़ियां चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, कोई भी रिक्वायरमेंट है, चाहे भोजन चाहिए, तो वो सारी की रिक्वायरमेंट भी हम वनों से करते हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया है कि 2050 तक अमेज़न और जायरे के बेसिन में कुछ संरक्षित वनों और अभयारण्यों के अतिरिक्त सभी आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन लुप्त हो जाएंगे, यानी कि और भी बहुत सारे जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन लुप्त हो जाएंगे। देखो, जायरे बेसिन, अमेज़न बेसिन, ये संरक्षित वन है। तो भारत में भी आपने सुना होगा सुंदर वन है। भारत में भी कुछ वनों को, जैसे अभी दिल्ली में के अंदर भी आपने देखा होगा, रिज करके दिल्ली का एक रिज है जिसको बचाया गया, चारों तरफ से बाउंड्री करके दिल्ली जो है वहां पे रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से वनों को बचाया भी जाता है ना, कि बाउंड्री कर दी जाती है कि यहाँ पे हम सिर्फ जंगल ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने पढ़ा कि वन अपरूपण होता है कि वनों को सफाया करके वहां पे नए नए फ्लैट, जैसे गुड़गांव नोएडा में होता है ना, ऐसा हो जाना। तो ये चीजें अभी पढ़ा। मैं किसी और स्टूडेंट को बुलाऊंगा, कोई और स्टूडेंट आए, किसी ने हैंड रेज किया है तो प्लीज आके आके रीड करें। जैसे भी पूजा जी ने बहुत अच्छा रीड किया। पर्यावरण अध्ययन हमने पढ़ा है और इसका हम डेली टेस्ट होगा आपका, डेली तो नहीं होगा तो एक दो दिन में जरूर टेस्ट होगा। ठीक है, अब जो है शिवानी जी ने रीड करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी सर ये यहाँ से स्टार्ट करना है, वन अपरूपण के कारण। हाँ जी, हाँ जी। वन अपरूपण के कारण, आइए अब हम वन अपरूपण के मुख्य कारणों की विश्व में सामान्य तथा भारत में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। फर्स्ट है जनसंख्या विस्फोट। निरंतर बढ़ती मानव जनसंख्या वन अपरूपण का एक प्रमुख कारण है। यह पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। वन क्षेत्र के बड़े भागों को खेती, खनन कार्यों, नई बस्ती बसाने और विद्यमान बस्तियों के विस्तार तथा बुनियादी ढांचागत विकास जैसे सड़क और रेल पथ बनाने के लिए काटा जाता है। जनसंख्या में वृद्धि वन उत्पादों जैसे इमारती और जलवान की लकड़ी, कागज और अन्य महत्वपूर्ण वन उत्पादकों की मांग को बढ़ा देती है, जिससे वनों की कटाई आवश्यक हो जाती है। सेकेंडरी वनों में आग। यह वन अपरूपण का एक अन्य प्रमुख कारण है। वनों में आग या तो प्राकृतिक रूप से लग जाती है अथवा मानव प्रेषित होती है। वनों में आग लगने के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। वनों के तल पर शुष्क ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मोटी परत भूमि अथवा सतह पर असावधानी से आग लग जाने के लिए
आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं। सिगरेट के जलते ठंडों को सूखे पत्तों पर फेंक देने से वो आसानी से आग पकड़ सकते हैं। सघन आच्छादित वनों में शिखरों पर आग लगती है, जहां वृक्षों के शीर्ष भाग एक दूसरे से निरंतर रगड़ खाते रहने के कारण उत्पन्न होने वाले ताप से आग पकड़ सकते हैं। आग पूरे विकसित पेड़ों को नष्ट कर सकती है। बीजों को ह्यूमस भूमि की वनस्पतियों और जीव जंतुओं को मार अथवा झुलसा सकती है। थर्ड है पशुओं द्वारा चराई। मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनों की मृदा के कुचले जाने के दूरगामी प्रभाव होते हैं, जैसे कि मृदा की रंध्रता में कमी, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण ने पहले के उर्वरक वन क्षेत्र की मृदा की उत्पादकता को कम कर दिया है। 4. पीड़क जीवों पर हमला। पीड़क जीव पत्तियों को खाकर, तनों में गड्ढे बनाकर और रोगों को फैलाकर पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। वन अपरूपण के रुको, है ना, परिणाम। अभी तक यहाँ पे हमने देखा कि वन अपरूपण के इन्होंने बताया। अभी सुनिए, शिवानी जी जो है इन्होंने रीड किया, ये कुछ कारण बताया, मुख्य कारण। ठीक है, वन अपरूपण बताया था उन्होंने, और ये मुख्य कारण बताए। एक तो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या अधिक होने के कारण भी हम वनों को कम कर रहे हैं। वन क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या अधिक हो रही है। ठीक है, वनों में आग लगता है। आग लगने के भी आपने सुने होंगे, जैसे अभी कई जगह पीछे भी हर साल में 3-4 जगह वनों में आग लगती है। उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ तो हम होते हैं मानव, और कुछ होते हैं प्राकृतिक तरीके से भी आग लगती है। ठीक है, वनों में आग लगना। तीसरा है वन पशुओं द्वारा चराई, अति चराई, जिसमें भी हमने कल भी पढ़ा था, अति चराई जब हम करते हैं तो उससे भूमि वनों को नुकसान होता है। ठीक है, पीड़क जीवों का हमला। एक पीड़क जीव होते हैं, जो पत्तियों को खाकर तनों में गड्ढे बनाकर, अभी किसी ने सुना होगा अगर आप लोगों ने, कि टिड्डे आ गए थे बहुत सारे खेतों में और हमारी फसलों को खा गए थे। वो बहुत सारे टिड्डे आए थे। ठीक है, तो जीव इस प्रकार से वनों को नष्ट करते हैं, पत्तों को, क्योंकि पत्ते में तो भोजन बनाते हैं वो अपना। पीड़क जीव पेड़ पौधे पत्तियों में भोजन बनाए, पत्तियां उनका जीवन सांस अटकी होती है उस पे, तो वो इस प्रकार से भी हो जाता है। ठीक है, अब कोई और स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए वन अपरूपण के परिणाम के लिए? है कोई स्टूडेंट? पुनीता जी, स्नेहा जी, कोई आए? मैंने 2 को अनम्यूट कर दिया है। जल्दी जल्दी पढ़ें, क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है। आज हमने टेस्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लिया। टेस्ट में इतना टाइम नहीं लगना था, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन बहुत धीरे धीरे था, इसलिए। शिवानी सोनिया जी ने पढ़ लिया है, किसी और ने पढ़ना है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड। अब 2 लोग आ गए, अभी तक एक नहीं आ रहे थे। अब देखो, सर कौन पढ़े फिर? हाँ, कौन किसने पढ़ना है बताओ, कौन कौन है? पहले यार दिख नहीं रहे अभी तो। सर मैं स्नेहा शर्मा। हाँ, स्नेहा जी पढ़िए। सर मैं ऑफ कर दूं? हाँ जी, हाँ जी। वन अपरूपण के परिणाम। वन जलवायु, जैव विविधता, वन्य जंतुओं, फसलों और औषधीय पादपों से निकट रूप से संबंधित है। व्यापक स्तर पर वन अपरूपण के दूरगामी असर होंगे। इनमें प्रमुख है वन्य जीवों के आवासों का नष्ट होना। वृक्षों पर रहने वाले जंतु आश्रय और भोजन से वंचित हो जाएंगे। वनस्पति आच्छादन में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। थर्ड पॉइंट, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त की जाने वाली ऑक्सीजन में कमी। फोर्थ, लकड़ी जलाने और पादपों द्वारा कार्बन में के कम यौगिकीकरण के कारण प्रदूषण का बढ़ना। फिफ्थ, वन उत्पादों की उपलब्धता में कमी। सिक्स्थ पॉइंट, पादप जंतु और सूक्ष्मजीवी जैव विविधता में कमी। सेवंथ, ईंधन की लकड़ी की कमी और वनों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की आमदनी और जीवन की गुणवत्ता में कमी। एट्थ, अधिक वहा जल और इस कारण भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में कमी। 9th पॉइंट इज, वनस्पतियों को जलाने से वायु के कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन हो रहा है। इसमें हिम, गोप और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इस कारण तटीय क्षेत्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। जी, बहुत बढ़िया। सर सर मुझे सेकंड पॉइंट का पूछना है, वनस्पति आच्छादन में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि, इसका मीनिंग सर समझा दीजिए आप।
वनस्पति आच्छादन में मृदा पर, ये देखो, ये रहा आपका पेन। हाँ जी सर। हाँ, आपने पहली बार पढ़ा ना क्लास में? हाँ जी सर, मैं आज ही क्लास में, ग्रुप में और क्लास में आज फर्स्ट टाइम ऐड हुई हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपने प्रश्न किया है ना, देखो आपने पहली बार इसलिए किया है, तभी आपको ये प्रश्न, ये चीज आपको समझ में नहीं आया। अब डेली क्लास लीजिए, डेली आप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया आपने? नहीं किया? हाँ जी, अब मैं पूछ रहा था आपसे, आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था? बताएं। हेलो। हाँ जी, मैंने पूछना था, आपने टेस्ट दिया आज? हाँ जी सर, दिया है। हाँ, तो ये टेस्ट देना बहुत, जिन मैं स्टूडेंट से पूछूंगा, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन साथ साथ टेस्ट भी देंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, तो हाँ आपने जी सर। आपने आज ही क्लास ली है, इसलिए आपको मृदा अपरदन समझ में नहीं आया, क्योंकि मृदा अपरदन होता है जब मिट्टी उपजाऊ मिट्टी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, चाहे वो जल के द्वारा हो, चाहे वो हवा के द्वारा, पवन के द्वारा, उपजाऊ मिट्टी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है ना, चाहे वो जल के द्वारा, हाँ जी। चाहे वो, क्या नाम है, मैं इसमें क्या दिखाता हूँ आपको, क्या होता है, ये हमारा नदी होती है ना, हाँ इसके जी सर। साथ में हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है, इधर जल का बहाव होता है, ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह, ये हाँ जी पेड़ सर। पौधे हैं, ये हमारे क्या है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब हाँ जी इसकी जो सर। जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और आपको शायद कल बहुत अच्छा भी पढ़ाया था पर्यावरण अध्ययन में, हमारी जो पृथ्वी है ना, जो ऊपरी सतह है, वही हमारी उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें हमें बहुत कुछ खनिज, लवण, जल संसाधन, दुनिया भर की चीजें वो ऊपरी सतह पे। अगर आपको दिमाग में ये लग रहा है कि मिट्टी तो मिट्टी है, सारी मिट्टी एक जैसी होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होना बहुत बड़ी बात होती है। अब उपजाऊ मिट्टी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाती है, तो ऐसे अगर परिवर्तन होगा तो स्टेबिलिटी आनी चाहिए ना, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन, मतलब बोलते हैं, चाहे वो हवा से, चाहे जल के बहाव से हो, चाहे वो हवा से, जैसे रेत है वहां पे, कहाँ पर है अपना राजस्थान, ये वहां पे होता क्या है बताओ, क्यों इतना उपजाऊ नहीं हो पाता? बारिश भी होती है राजस्थान में, गुजरात में और भी रेगिस्तान में, क्योंकि वो मिट्टी इधर से उधर, उधर से उधर बस घूमती रहती है, हवा में इतनी पॉल्यूशन होता है, इस कारण से। तो ये जो हाँ जी, तो ये जो जड़ें क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन को रोकना। क्या बोलते हैं उसको हम? मृदा अपरदन हो रहा है ना हमारा, मृदा अपरदन। मृदा हाँ अपरदन, जी हाँ। उसको बचाव करती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये धीरे धीरे अब होंगी, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे क्लास में। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो आपने पूरा दूसरा पॉइंट पूछा था स्नेहा जी, आपने अपनी रीडिंग, तो रीडिंग आपकी बहुत सही है। मृदा अपरदन में वृद्धि के कारण मृदा हाँ अपरदन में जी। वृद्धि, यानी वन आच्छादन में कमी। वन अगर आच्छादन होता है, हिंदी का शब्द है, वन से ढका हुआ, अगर मान लो पूरी मिट्टी वन से ढकी होगी, तो मिट्टी वहां की उड़ पाएगी? अब आप बताओ, पूरा जंगल जिसमें पूरा मिट्टी से ढका हुआ है, तो उसकी मिट्टी जो है नहीं उड़ पाएगी, हवा से, चाहे जल हाँ से, चाहे जी। कैसे भी। लेकिन अगर वन नहीं। आच्छादन में कमी होगी, तो मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, और मृदा अपरदन में वृद्धि होना हमारे लिए ठीक नहीं है। मैंने उदाहरण भी दिया था, अगर आप एक गमले में कितनी मुश्किल से गमले को उपजाऊ मिट्टी बनाते हो, गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कितना खनिज, लवण, जल, केचुए, पता नहीं कौन कौन सी खाद का प्रयोग करते हो, तब जाके वो आपकी मिट्टी बनती है। अगर ऐसी मिट्टी आते जाती रहे तो उतना वो नहीं होगा। ये इसका पूरा मतलब था, लेकिन मैं ऐसे पूरा एक एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए क्लास में रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी हमारी क्लासेस हैं सारी रिकॉर्डेड भी क्लासेस होती है। ये एक रीजन है कि कुछ बच्चे बाद में जुड़ते हैं, उनके लिए हम रिकॉर्डेड क्लास भी सारी कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी अब मैं वो, डेली क्लास लूंगी। जी हाँ, डेली और टेस्ट में जरूर पार्टी से, कम नंबर है ज्यादा है कोई डिपेंड हाँ नहीं जी करता। सर। जिससे भी किसी से मैंने पूछा था, पूजा जी से, उन्होंने कहा कि नहीं फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो हम नॉर्मल एमसीक्यू है, और इग्नू के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें एमसीक्यू नहीं पूछे जाते, ये तो नॉलेज के लिए कि आप कितने नॉलेज इसमें गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की हम क्लास को अभी 10 पे एक्सटेंड खत्म करेंगे, 5 मिनट अभी कोई और किसी और स्टूडेंट को बुलाता हूँ। कोई और स्टूडेंट है रीड करने के लिए? हाँ, अभी कौन थे, किसने रीड करना था पहले? आप म्यूट कर लीजिए, स्नेहा जी आप म्यूट कीजिए। सोनिया जी ओके पढ़ेंगे, सर। शिवानी सोनिया जी ने पढ़ा था ना अभी। और किस स्टूडेंट ने रीड करना है फास्ट? मोनिका जी रीड करेंगी?
रीड करने वाले ही हैंड रेज कीजिए अगर प्लीज। मोनिका जी। ये आपने यहाँ से ये पूरा पढ़ लिया है, पादप जंतु और जो 9, इसमें ये बताया है इन्होंने, वन अपरूपण के परिणाम बताए हैं कि अगर वन अपरूपण होगा तो उसके क्या क्या हमें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, किसी चीज में कमी आएगी, वन उत्पादन में कमी आएगी, लकड़ी जलाने और सब चीज में कमी आएगी, ये सारी चीजें। खनन कार्य और बांध निर्माण का पर्यावरण, वन और वैदिकता, ये पढ़ने के लिए कौन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के लिए कौन आएंगे, मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड। मोनिका जी, अच्छा इन्होंने नहीं आया ना, चलिए मैं किसी और को, हार्ड हैंड रेज करने से पहले आप जब देख रेडी हो तो भी हैंड रेज कीजिए। मैंने यहाँ पे 2 1 लोगों 3 लोगों को किया है, कौन आएंगे, रीड करेंगे आप? हाँ जी रीड कीजिए। खनन कार्य और बांध निर्माण का पर्यावरण, वन और जैव विविधता पर प्रभाव। लकड़ी की कटाई, खनन कार्य और बांध बनाना विकासशील देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभिन्न भाग है। दुर्भाग्य से वन ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है। खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम परिशोधनशाला इत्यादि भी इस क्षेत्रों में स्थित है। देश के शीर्ष 50 खनिज उत्पादक जिलों में लगभग आधे से अधिक जिलों में अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक है। औसत वनाक्षण इन जिलों में 28% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 24.9% से ज्यादा है। सेंटर फॉर साइंस और एनवायरनमेंट 2008 वन नदी घाटियों के गहरे तटबंधों को भी आच्छादित किए रहता है, जो हाईटल वन बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। अतः संरक्षण और विकास के बीच निरंतर हितों की लड़ाई जारी रहती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि दीर्घावधि पारिस्थितिकी हितों की अल्पावधि आर्थिक हितों के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता, जिससे दुर्भाग्यवश वन अपरूपण होता है। यह वन जहां विकास परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है, हजारों जनजातियां जानों की स्थापित कर सकते हैं, जो इन योजनाओं के क्रियान्वयन किए जाने पर अपने घर खो देते हैं। बाढ़, सूखा और भूस्खलन इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित मुद्दे हैं। वन जैव विविधता के रूप में प्रकृति के उपहार बहुमूल्य भंडार गृह और उन्हें नष्ट करने से हम इन स्पाइसीज को बिना जाने ही खो देते हैं। ये स्पाइसीज बेहतर रूप से आर्थिक और औषधीय मूल्य हो सकती है, लेकिन वन अपरूपण के परिणाम की वजह से इन स्पाइसीज के भंडारण गृह की कमी हुई है, जो कि वह लाखों वर्ष पहले एक चक्र में उत्पन्न हुई थे। सर आगे बढ़े? नहीं, बहुत बढ़िया, आपने अभी तक पढ़ा तो उसके लिए आपने अच्छा पढ़ा, ठीक है। तिवानी जी ने पढ़ा था ना अभी? किसने पढ़ा था? नहीं, अभी किसने पढ़ा था? प्रीति जी ने पढ़ा था, अच्छा ठीक है, प्रीति जी ने पढ़ा था, ठीक है। अभी जो आज भी शिवानी जी ने, पूजा जी ने, स्नेहा जी ने, प्रीति जी ने, जिसने पढ़ा बहुत अच्छा रीड किया। आज ही हम क्लास में यहाँ तक करेंगे, आज हम क्लास आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हमारा टेस्ट में निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से जनजाति जनसंख्या और उनके अधिकारों पर प्रभाव, यहाँ से हम कल वही 8:15 पर हम आएंगे क्लास को लेने, तो आप टाइम से ज्वाइन कीजिए। अभी की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं।